हेलो टीचर्स, ये कैसे हो आप सब। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, तैयारी अच्छी तो हाल अच्छा और तैयारी बेकार तो हाल बेकार। इसलिए तैयारी करते रहो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे पार्टनरशिप एक्ट का लास्ट यूनिट। इसके बाद हमारा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा एंड बचेगा सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपके पास ना हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस जो है वो आती रहे। अब शुरू करते हैं बिजनेस पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 3, जो कि बात करता है डिसोल्यूशन की। देखो, रजिस्ट्रेशन और डिसोल्यूशन दोनों की ये बात करता है। हम रजिस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे, हम डिसोल्यूशन भी पढ़ेंगे और इसके बाद हम इस चैप्टर को पढ़ के क्या क्या समझेंगे। हम समझेंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है। हम समझेंगे डिसोल्यूशन किस किस केस में हो सकता है और जब डिसोल्यूशन होता है तो उसके बाद के प्रोसीजर्स क्या होते हैं। बस इतना सा ये चैप्टर है, 10 पेजेस का चैप्टर है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखो सेक्शन सबसे पहला हमारे पास है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, जो कि सेक्शन है 58। अब जो हमने लास्ट पढ़ा था यूनिट नंबर 2, उसमें जो हमने लास्ट सेक्शन देखा था वो कौन सा सेक्शन था? वो सेक्शन था, चलो अभी आपको मैं दिखा भी देती हूँ साथ के साथ। यूनिट नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था लास्ट सेक्शन 38, रिवोकेशन ऑफ गारंटी इन केस ऑफ चेंज इन फर्म। जब फर्म चेंज होती है तो रिवोकेशन हो जाता है 38 का। यहाँ पे 58 से शुरू हो रहा है क्योंकि आप बीच में 20 सेक्शन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। देखते जाओ सिलेबस में सब कुछ है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करने का तरीका क्या होता है पता है आपको? फर्म के लिए कितने बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। देखो, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो देयर आर सम इम्प्लीकेशंस जो आपको फेस करनी पड़ेगी। इसलिए आप बेटर टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या होता है? रजिस्ट्रेशन का तरीका होता है आपको अपने रजिस्ट्रार को, यानी उस एरिया का जो रजिस्ट्रार है ना, उसको आपको भेजने हैं डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजोगे? फर्म का नाम भेजोगे, पार्टनर्स का नाम, उनका कंप्लीट एड्रेस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एग्रीमेंट भेजोगे। ये सारी चीजें आप भेजोगे कहाँ? रजिस्ट्रार को। और रजिस्ट्रार फिर क्या करेगा? रजिस्ट्रार के पास एक रजिस्टर होता है, ठीक है, उस रजिस्टर में वो एंट्री कर देगा कि भैया ये फॉर्म है, इसका नाम और नंबर्स वगैरह डिटेल डाल देगा, तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है रजिस्ट्रेशन कब माना जाता है? जब फर्म ने एप्लीकेशन भेजा है तब, या जब रजिस्टर जो मेंबर है, जो रजिस्टर है, उसमें एंट्री हो जाती है तब। तो आंसर है जब पार्टनर्स भेज देते हैं ना रजिस्ट्रार के पास अपनी एप्लीकेशन, तभी मान लिया जाता है रजिस्टर। लेकिन हाँ, अगर आपने उसमें कुछ चेंजेस बोले हैं वगैरह वगैरह तो वो चीजें ध्यान देखनी पड़ेंगी। एंड दूसरी चीज, अगर आपने लेट रजिस्ट्रेशन कराया है और तो उस केस में जब आप पेमेंट करोगे ना पेनल्टी की, तब पेनल्टी कितनी है? पेनल्टी है 100 रुपीज पर डे। तो पेनल्टी पेमेंट करने के बाद क्या मान लिया जाएगा? रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। यही सारी चीजें देखो यहाँ पे लिखी है कि नेम भेजना है, प्लेस भेजना है, अदर कुछ और प्लेस है वो भेजना है, पार्टनर्स ने ज्वाइन कब किया, सबका नेम, एड्रेस एंड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितने समय के लिए फर्म आपने ओपन करी है, कोई फिक्स पीरियड है या इन्फिनिटी है, वो सब। अब जो नाम है वो ध्यान रखना है आपको कि नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि बार्ड होते हैं ना, कि ये नाम आप नहीं रख सकते, वैसे नाम नहीं होने चाहिए, ये सारे वर्ड्स नहीं होने चाहिए उस नाम में, या फिर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो ये प्रेजेंट करे कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सब्सिडरी है। ठीक है, अब देखो रजिस्ट्रेशन मतलब वही जब वो एंट्री करेगा रजिस्टर में, एंट्री इन द रजिस्टर और रजिस्ट्रेशन रजिस्टर ऑफ फर्म, तब एंट्री करते वो मान लिया जाएगा। लेकिन लेट फीस के केस में 100 रुपीज पर ईयर ऑफ द डे, आई एम सॉरी, 100 रुपीज पर ईयर, नॉट डे। साल के 100 रुपए लेंगे, कितना अच्छा है। देखो कॉन्सिक्वेंस क्या क्या, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया फर्म मानी जाएगी, आप अपना काम करोगे सब चीज चलेगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं कर सकते, तो इसलिए बेटर कहते हैं लोग रजिस्ट्रेशन करवा लो। क्या क्या चीजें हैं? देखो, सबसे पहला कि अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते केस? की
आपको लगता है कि उसने चीटिंग करी है, कुछ कर दी, लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप केस नहीं कर सकते। सेम एक पार्टनर अगर दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकता, या पार्टनर फर्म के खिलाफ कुछ केस नहीं कर सकता अगर उसको लगता है कुछ गलत उसके साथ हो रहा है तो ये सारी चीजें हैं जब रजिस्ट्रेशन ना कराने के इसमें नुकसान हम लोग बोलते हैं। कीवर्ड्स हाईलाइट कर लो। देखो, कैन नॉट ब्रिंग एनी एक्शन टू द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता। सेट ऑफ नहीं करवा सकते, सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते अगर अमाउंट 100 रुपीज से ज्यादा है। अब बताओ अगर 100 रुपीज से कम का अमाउंट तो किसको चाहिए सेट ऑफ? पहले के भैया पहले तो कोई बात नहीं, लेकिन 100 रुपीज से ऊपर का अमाउंट का सेट ऑफ नहीं करवा सकते। अगली पार्टी जो है ना वो पार्टनर के अगेंस्ट और फर्म के अगेंस्ट भी लीगल एक्शन नहीं ले सकती है। थर्ड पार्टी लेकिन सू कर सकती है भैया फर्म को, ये भी देख लो, तुम्हारा नुकसान है कोई और तुम्हें सू कर सकता है। अब एक्सेप्शंस देखो क्या क्या है। अगर पहला तो ये हो गया थर्ड पार्टी वाला, सेकंड हो गया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब एक पार्टनर है जिसको लगता है ना फर्म बंद जाना चाहिए तो उस केस में वो लीगल केस फाइल कर सकता है। फिर है ऑफिशियल असाइनी के बारे में कि जब इंसॉल्वेंसी होती है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के केस में ऑफिशियल असाइनी आता है, वो सारे क्या करता है असेट्स को बेच सकता है। तो जो वो ट्रांजैक्शन कर लेगा वो कोर्ट के केस में रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी, तो उस केस में मतलब ये राइट है। थर्ड पार्टी के पास हमेशा राइट है आपके अगेंस्ट, लेकिन आपके पास राइट नहीं थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। और सेम सेटअप का केस है, 100 रुपए से कम की वैल्यू है तो क्या हो सकता है उस केस में ये चीजें हो सकती है कि भैया आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो भी ये सारी चीजें हो सकती। अब देखो अब हमारे पास आ जाएगा यस हम लोग अब तक हमने देखा ना कि 38 सेक्शन थे लास्ट यूनिट में, 39 सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, सॉरी रजिस्ट्रेशन देख लिया, रजिस्ट्रेशन देख लिया, रजिस्ट्रेशन ना होने के नुकसान देख लिया और उसके एक्सेप्शन भी देख लिया। अब हम देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। फॉर्म डिसॉल्व कब कब होती है? फॉर्म डिसॉल्व होना और पार्टनरशिप डिसॉल्व होना क्या सेम चीज है? अब बताओ, सॉरी आप बताओ मुझे, क्या फर्म डिसॉल्व होना और पार्टनरशिप डिसॉल्व होना सेम चीज है? फर्म डिसॉल्व होना मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व होना, लेकिन पार्टनरशिप डिसॉल्व होना मतलब फर्म डिसॉल्व होना नहीं होता। इन दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस हम लोग देखें। देखो जब हम लोग फर्म डिसॉल्व कहते हैं ना तो सब सारा बिजनेस धंधा सब कुछ चौपट हो गया, लेकिन इसमें बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं होता। पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, जैसे पार्टनर्स नए आते हैं या नया ऑलरेडी जो है वो छोड़ के चला जाता है तो उस केस में क्या होता है पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती है। इट इन्वॉल्व ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, असेट्स एंड लायबिलिटी फिर से रिवैल्यू होती है। लेकिन इस केस में पूरा असेट्स लायबिलिटी बेचो उससे पैसा आएगा, फिर क्या करोगे थर्ड पार्टी को सेटलमेंट करोगे, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। A firm may be dissolved by the court of order, कोर्ट का ऑर्डर भी आ सकता है इसके लिए, लेकिन इसमें कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। इट इज नेसेसरी इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बिल्कुल फर्म डिसॉल्व हो रहा है मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, लेकिन पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है डजंट मीन कि फर्म डिसॉल्व हो रही है। फिर इट इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ फर्म, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह सब चीज बंद, एकदम बंद, लेकिन इस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद नहीं होती। ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अंतर। अब देखो हम बात कर रहे हैं कि डिसोल्यूशन जो होता है ना वो दो तरीके से होता है, एक होता है बिना कोर्ट के ऑर्डर के और एक होता है कोर्ट के ऑर्डर के। तो जब बिना कोर्ट के ऑर्डर के होगा तो उसमें 5 केसेस है हमारे पास, एंड जब कोर्ट ऑर्डर देती है तब क्या क्या केसेस है वो हम लोग देखते हैं। जब कोर्ट ऑर्डर नहीं दे रही है, कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, तब भी हो सकता है, कैसे हो सकता है सारे पार्टनर ने डिसाइड किया भैया फर्म बंद करते हैं, धंधा बंद करते हैं, हो गया अपना जितना करना था कर लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ वॉलंटरी हम लोगों ने खुद डिसाइड किया, इसी को कहते हैं बिना कोर्ट के ऑर्डर के या फिर वॉलंटरी। दूसरा होता है रिजोल्यूशन एग्रीमेंट के थ्रू ही हो गया, मतलब एग्रीमेंट इन लोगों ने कर दिया कि भैया हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हम लोगों ने जितना सोचा था उतना काम हो गया, आप बंद करते हैं। फिर है कंपलसरी डिसोल्यूशन, मतलब वॉलंटरी में भी कंपलसरी डिसोल्यूशन है, मतलब कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया लेकिन कंपलसरी है। कैसे?
कोई एक पार्टनर ना इंसॉल्वेंट हो गया, तो जैसे ही एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, बाय एडजुडिकेशन ऑफ ऑल पार्टनर और ऑफ ऑल द पार्टनर्स बट वन हैज इंसॉल्वेंट। बाकी तो एडजुडिकेट है, मतलब एडजुकेट वर्ड और इंसॉल्वेंट वर्ड में डिफरेंट होता है। एडजुकेट इंसॉल्वेंट का ही एक हिस्सा कह सकते हैं, बट उसकी पहली की स्टेज होती है, मतलब अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं, हालांकि उसी प्रोसेस में, इंसॉल्वेंट होने के प्रोसेस में, बट इंसॉल्वेंट हुए नहीं, अभी तक सिर्फ एडजुकेट हुए, मतलब कोर्ट में गया है, इनकी एप्लीकेशन गई है कि भाई हम एडजुकेट होने वाले हैं टाइप ऑफ, लेकिन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट हो जाए, एटलीस्ट एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, बाकी क्या हो जाए, एडजुडिकेट हो जाए उस केस में। फिर है डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, कुछ ऐसी कंटिजेंसीज हो गई जिसके कारण डिसोल्यूशन करना पड़ा। क्या क्या उसमें फिक्स टर्म एक्सपायर हो जाए, डेथ हो जाए किसी पार्टनर की, कोई फिर एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, यानी कोई पार्टनर जो भी एडजुडिकेट था वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है। तो ये सारे केसेस सर्टेन इनकंटिजेंसीज है जिसके कारण क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगा, बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा। अगर डिसोल्यूशन बाय पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म में खुद रजिस्ट्रार को भेज दिया नोटिस, हमें अब डिसॉल्व एक्सपायर हो गया पीरियड, खुद वो डिसॉल्व करना बोल रहे हैं, इन मतलब कंटिजेंसीज आ गई ऐसे कुछ, तो ये सारे रीजन है जब क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कह सकता है कि भैया डिसॉल्व करो, फॉर्म को खत्म करो। जब कोर्ट को लगेगा कि भैया खत्म कर देनी चाहिए, कोर्ट को कब कब लग सकता है खत्म कर देनी चाहिए, कोई एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया, पागल हो गया, तो उस केस में कोर्ट बोल सकता है। परमानेंट इनकैपेसिटीज आ गई है, वेयर अदर देन द पार्टनर स्विंग हैज बिकम एनीवे परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ये जितने भी कोर्ट की डिसोल्यूशन है उन सब में क्या होता है कि कोर्ट के पास एप्लीकेशन जाती है, ये मैंडेटरी है, तो इसमें क्या होगा, एप्लीकेशन जाएगी कोर्ट के पास, है कोर्ट को खुद से भी लग सकता है, ऐसा नहीं, कोर्ट को खुद से भी लग सकता है एप्लीकेशन, और बाय सेल्फ खुद से भी कोर्ट को ऐसा लग सकता है। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो रहा है, बार बार कोई एग्रीमेंट हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, उस केस में मतलब मिसकंडक्ट कर रहे हैं पार्टनर्स, तो उस केस में क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगी। और देखो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में पार्टनर अदर देन द पार्टनर स्विंग हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द थर्ड पर्सन एंड अलाउड दिस शेयर टू बी चार्ज sold by the court in the copy of areas of land revenue due by the partner, the court will resolve the fund at the expense of any other partner। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पार्टनर सू कर रहा है ना, उसके अलावा बाकी पार्टनर्स की बात हो रही है कि द पार्टनर्स अदर देन पार्टनर स्विंग हैज ट्रांसफर्ड, यानी किसी पार्टनर ने क्या किया, अपने सारा इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, एंड इन लोगों ने आपस में डिस्कस भी नहीं किया, तो उस केस में जो बाकी पार्टनर्स को बोल सकते हैं हमें ये मंजूर नहीं है, हमें तो क्या कर रही है, फॉर्म को बंद करवा दो। परपेचुअल लॉस हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली लॉस हो जा रहा है, उस केस में हो सकता है, या फिर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, ये लाइन याद करें, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, यानी जब भी कोर्ट को लगे, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन कोर्ट को ठीक लगना चाहिए, अगर कोर्ट को लग रहा है डिसॉल्व कर देना चाहिए तो डिसॉल्व कर देगी। इसमें कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। गैम्बलिंग करनी है पार्टनर ने शेयर मार्केट में, वे पार्टनर इज नॉट टॉकिंग टर्म्स बिटवीन देम, मतलब पार्टनर्स में आपस में इतना झगड़ा चल रहा है कि ये लोग आपस में बात तक नहीं कर रहे, तो कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। ये सारे हमारे पास क्या है, कोर्ट के द्वारा डिसोल्यूशन करे गए। यस, अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, जब डिसोल्यूशन होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, जितने भी एसेट्स हैं सब बेचे जाएंगे, थर्ड पार्टी को पेमेंट की जाएगी, कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा, फिर जो बचेगा प्रॉफिट की तरह बांट दिया जाएगा, यही होता है और कुछ नहीं होता इसमें। देखो तो डिसोल्यूशन के बाद दोनों चीजें, थर्ड पार्टी को भी प्रोटेक्ट करना है, पार्टनर को भी प्रोटेक्ट करना है, दोनों को प्रोटेक्ट करने का के लिए इसमें पॉइंटर्स बताया गया। तो consequences of dissolution, partner have certain rights as discussed पहला, right of partner to have this business wound up after dissolution,
देखो डिसोल्यूशन होने के बाद पार्टनर्स वो बिजनेस कर सकते हो, ऑलरेडी चल रहा होगा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाउंड अप हो गया। अब पार्टनर जो है वो कुछ तो करेंगे ना, खाली थोड़ी ना बैठे रहेंगे, तो वो अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उस फॉर्म के नेम पे नहीं कर सकते तो किसी और नेम पे कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। Continuing authority of the partners for the purpose of binding. After the dissolution of firm, the authority of each partner to bind the firm and other mutual rights and obligations of the partner continuing notwithstanding the resolution so far as it be necessary to wind up the affairs of the company and to complete transactions begin but unfinished at the time of dissolution may but not otherwise. Firm, provided the firm is not in case bound up by the partner who has been adjudicated insolvent, but this provision does not cover the liability of any person who has, after the adjudication representation himself or may be permitted himself to be representation. क्या बात बोलूँगा, ये कह रहा है कि जब पार्टनर्स जो हैं उनको ध्यान रखना है, उनको देखना है कि वाइंडिंग अप के अफेयर्स जो है ना वो प्रॉपर सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बस इसी बात। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट सेटलमेंट होगा, थर्ड पार्टी को सबसे पहले पेमेंट की जाएगी, फिर कैपिटल कर दिया जाएगा, फिर कैपिटल से रिलेटेड जो ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल से रिलेटेड अगर कुछ और पैसा है तो वो दिया जाएगा, एंड लास्टली प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। दिस इज ऑल इट इज। अब पेमेंट ऑफ फर्म डेट एंड सेपरेट डेट, देखो फर्म की डेट भी है, सेपरेट डेट भी है, तो सबसे पहले फर्म की डेट पेमेंट होगी, सेपरेट डेट जो है वो पर्टिकुलरली अगर किसी पार्टनर से रिलेटेड है तो वो बाद में सेटलमेंट उसका होगा, 21 की बात हो जाएगा सेक्शन 49। फिर 58 हमने स्टार्टिंग में देख लिया था एंड 59 में। तो बस हमारा ये चैप्टर हो चुका है खत्म, पार्टनरशिप एक्ट ऑल फिनिश, एंड अब बस बचता है हमारे पास कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट करते ही हमारा बिजनेस लॉ जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग मुझे बताओगे कि भैया आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, क्या क्या चीजें आपको लगती है कि मुझे और इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या चीजें और मुझे नहीं लेके आनी चाहिए, वो सब आप मुझे